हेलो एवरीवन, आप सभी का नियम कानून फैमिली में स्वागत है, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम आपकी डिमांड और नियम कानून फैमिली के प्रति आपके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए एक बार फिर से लेके आए हैं DULLB PYQs एनालिसिस की सीरीज को। आज के इस वीडियो में हम रेन कंट्रोल एंड स्लम क्लियरेंस के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि 2015 से 23 तक के पेपर को एग्जामिन करके बनाए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न, लीज और लाइसेंस के बीच डिफरेंस पर हर साल देखा गया है, लेकिन इसके साथ कभी कभी होल्डिंग ओवर और स्टैट्यूटरी टेनेंसी के बीच डिफरेंस भी 10 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहले हम लीज और लाइसेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लीज की डेफिनेशन हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 में मिलती है, जहां एक पर्सन कंसिडरेशन लेकर सर्टेन टाइम के लिए अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है। वहीं लाइसेंस की डेफिनेशन हमें इंडियन ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 में मिलती है। इसके अंतर्गत एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पर्टिकुलर एक्ट करने की परमिशन देता है, जिसके अब्सेंस में उस एक्ट को करना अनलॉफुल माना जाता है। अब इन दोनों के डेफिनेशंस को बताने के बाद इनके डिफरेंसेस को बताएंगे। पहला डिफरेंस ये है कि लीज में एडजुडिकेशन रेन कंट्रोलर और सिविल कोर्ट के पास होता है, वहीं लाइसेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन सिर्फ सिविल कोर्ट के पास होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि लीज से रिलेटेड डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन लाइसेंस के कंपैरिजन में जल्दी हो जाता है। तीसरा डिफरेंस, लेसी को प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट ट्रांसफर किया जाता है, जबकि लाइसेंस को उस प्रीमाइसेस में एक पर्टिकुलर काम करने की परमिशन दी जाती है। इसके साथ ही आप फोर्थ डिफरेंस में ये लिख सकते हैं कि लीज में प्रॉपर्टी इनहेरिट की जा सकती है, जबकि लाइसेंस में नहीं। फिफ्थ डिफरेंस देखें तो लीज को लीज पीरियड एंड होने से पहले टर्मिनेट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वहीं लाइसेंस को टर्मिनेट कभी भी किया जा सकता है, ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस होता है। सिक्स्थ डिफरेंस ये है कि लेसी को प्रीमाइसेस से आसानी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि रेन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत लेसी को कई सारी प्रोटेक्शंस दी गई है, वहीं लाइसेंसी को आसानी से निकाला जा सकता है। इन कॉन्सेप्ट्स में और क्लैरिटी लाने के लिए हमें डिफरेंसेस बताने के बाद लैंडमार्क जजमेंट्स को बताना है। सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट एरिंगटन वर्सेस एरिंगटन 1952 के केस में दिया गया था। इसमें लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि दोनों पार्टीज के बीच रिलेशन डिसाइड करने के लिए किसी व्यक्ति का प्रीमाइसेस में एक्सक्लूसिव पोजीशन होना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसके लिए हमें दोनों पार्टीज के बीच का इंटेंशन भी देखना होगा। दूसरा केस को वर्सेस लेन है, ये भी 1952 का ही केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि दोनों पार्टीज के बीच रिलेशन पता करने के लिए रियल टेस्ट पार्टीज का इंटेंशन देखना है। तीसरा केस है एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस RN कपूर, ये 1959 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेस्पोंडेंट RN कपूर जिन 2 रूम्स में हेयर ड्रेसर का बिजनेस चला रहे थे, वो दोनों रूम्स अपीलेंट एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की बिल्डिंग में थे, लेकिन होटल का पार्ट नहीं थे। और रेन कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 2I में प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में ऐसे रूम्स को एक्सक्लूड किया गया है जो कि होटल के पार्ट है, ना कि उस बिल्डिंग के। इस वजह से ही होटल में मिलने वाली सर्विसेज का बेनिफिट भी रेस्पोंडेंट को नहीं मिल रहा था। इन सब को देखते हुए कोर्ट ने ये पाया कि रेस्पोंडेंट जिस प्रीमाइसेस में रह रहे थे वो रेन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत एक्सक्लूडेड नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस केस में रेस्पोंडेंट को राइट टू एंजॉय कन्फर किया गया था, इसलिए ये लेसी है, ना कि लाइसेंसी। फोर्थ केस एमन क्लब वाला वर्सेस फिदा हुसैन साहब 1964 है। इस केस में एमन क्लब वाला ने अपनी बिल्डिंग को म्युनिसिपल कमिश्नर से लाइसेंस लेकर प्राइवेट मार्केट की तरह यूज किया। इसी मार्केट के एक स्टॉल होल्डर का डिस्प्यूट अपीलेंट द्वारा अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर से हो जाता है। इस केस में दोनों पार्टीज का रिलेशन डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सिचुएशन जहां रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है या फिर रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है लेकिन उसे पढ़ने पर क्लैरिटी नहीं आ रही हो, तो हमें पार्टीज के बीच रिलेशनशिप डिसाइड करने के लिए सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करना होगा। आगे कोर्ट ने बताया कि किसी व्यक्ति का एक्सक्लूसिव पोजीशन होना
एक कंसिडरेशन है, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच रिलेशन डिसाइड करने का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसके साथ ही जो कंडीशंस हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की, उन कंडीशंस के बेसिस पर रिलेशन डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंडीशंस तो दोनों तरीके के एग्रीमेंट में हो सकती है। इसलिए आगे कोर्ट पार्टीज के इंटेंशन, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हुए डिसाइड करती है कि दोनों पार्टीज के बीच लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ था। फिफ्थ केस है सीएम बीना वर्सेस पीएन रामचंद्र राव 2004। इस केस में अपीलेंट रेस्पोंडेंट के प्रीमाइसेस को मंथली रेंट देकर यूज कर रहे थे। कुछ सालों बाद उन्होंने लाइसेंस डीड बनाया जो कि 1 साल में एक्सपायर होना था, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के 7 साल बाद लैंडलॉर्ड इस प्रीमाइसेस को खाली करवाने के लिए सूट फाइल करते हैं, इस आधार पर कि लाइसेंस का टेन्योर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज के बीच रिलेशन डिसाइड करते हुए ऑब्जर्व किया कि किसी एग्रीमेंट में लीज, लाइसेंस जैसे टर्म्स यूज करने से वो एग्रीमेंट लीज लाइसेंस नहीं बन सकता, बल्कि दोनों पार्टीज का रिलेशन डिसाइड करने के लिए पार्टीज के कंडक्ट और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखना होगा। और प्रेजेंट केस में कोर्ट ने दोनों पार्टीज के कंडक्ट को देखते हुए कहा कि दोनों पार्टीज के बीच लीज एग्रीमेंट था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को अपीलेंट रेस्पोंडेंट की इंटरफेरेंस के बिना 20 सालों से यूज कर रहे थे। अब इसी केस के साथ हमने लीज और लाइसेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो अब हम डील करते हैं होल्डिंग ओवर एंड स्टैट्यूटरी टेनेंसी के कॉन्सेप्ट को। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर की डेफिनेशन हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 116 में मिलती है। इसमें बताया गया है कि लीज टर्म एक्सपायर होने के बाद भी मकान मालिक या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किराए को एक्सेप्ट करना या किसी भी तरीके से एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में किराएदार को वहां रहने की परमिशन देना, तो कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट के एब्सेंस में ये माना जाता है कि हर मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर एग्रीमेंट रिन्यू हो रहा है। यानी कि इस डेफिनेशन के अनुसार होल्डिंग ओवर के इफेक्ट से एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद भी टेनेंसी कंटिन्यू रह सकती है विद द इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट बाय द लैंडलॉर्ड और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वही स्टैट्यूटरी टेनेंसी ऐसी टेनेंसी को कहा जाता है जिसमें टेनेंट को टेनेंसी खत्म होने के बाद भी उस प्रीमाइसेस में रहने की प्रोटेक्शन दी जाती है। यानी कि होल्डिंग ओवर में पर्सन लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं होता, वो सिर्फ इस आधार पर प्रोटेक्टेड रहता है कि मकान मालिक ने उसे उस जगह पर रहने की परमिशन दे रखी है। लेकिन स्टैट्यूटरी टेनेंसी में पर्सन को स्टैट्यूट के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है। होल्डिंग ओवर और स्टैट्यूटरी टेनेंसी पर हमारे केस मटेरियल में भावांजी लक्ष्मण सिंह वर्सेस हिम्मतलाल जमनादास धानी का जजमेंट दिया गया है। यह 1972 का केस है। इस केस में नवंबर 15, 1948 को रेस्पोंडेंट ने 10 साल के लिए 2 डीड एग्जीक्यूट की, जिनमें एक डीड अबेलेन के नाम पर थी। ये 10 साल का पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी 11 महीने तक रेस्पोंडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन 11 महीने के बाद रेस्पोंडेंट ने प्रीमाइसेस को खाली करवाने के लिए अपीलेंट के खिलाफ सूट फाइल किया, लेकिन किराएदार ने जगह खाली करने से मना कर दिया, इस आधार पर कि मकान मालिक इस जगह का किराया टाइम एक्सपायर होने के बाद भी लगभग 11 महीने तक ले रहे थे। इस वजह से हमारे बीच होल्डिंग ओवर के माध्यम से फ्रेश टेनेंसी स्टार्ट हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार के इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि जनरली ऐसा होता है कि अगर मकान मालिक टाइम एक्सपायर होने के बाद किराया ले रहे हैं तो इसे माना जाता है कि होल्डिंग ओवर से फ्रेश टेनेंसी स्टार्ट हो गई है। लेकिन ऐसे केसेस में नहीं जहां टेनेंट को स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी मिली हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मकान मालिक के पास रेंट एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता जब तक कि स्टैट्यूट में दी गई ऐसे सर्कमस्टांसेस रेज ना हो जिसमें टेनेंट को निकाला जा सके। इसलिए कोर्ट अपील को डिसमिस करते हुए ये डिसाइड करती है कि प्रेजेंट केस में होल्डिंग ओवर से फ्रेश टेनेंसी स्टार्ट नहीं हुई है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन यूजफुल लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न 20 मार्क्स का कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी टेनेंसी पर आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में केस के फैक्ट्स देकर या स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल टेनेंसी से रिलेटेड स्टेटमेंट देकर उनके लीगल हियर्स के बारे में पूछा जाता है।
इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम टेनेंट की डेफिनेशन बताएंगे, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के सेक्शन 2L में बताई गई है। इस डेफिनेशन को हम आसान भाषा में समझाते हुए 3 पार्ट्स में बता सकते हैं। पहले पार्ट में टेनेंट की जनरल डेफिनेशन बताई गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि लॉ के अंतर्गत किसी प्रीमाइसेस का रेंट पे करने के लिए बाउंड है, उसे ही टेनेंट कहा जाता है। दूसरे पार्ट में दिया गया है कि टेनेंट की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड होते हैं, तो इसके अंतर्गत सब टेनेंट और स्टैट्यूटरी टेनेंट को इंक्लूड किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि अगर स्टैट्यूटरी टेनेंट की डेथ हो जाती है तो टेनेंट की डेफिनेशन में उसके साथ रहने वाले फैमिली मेंबर्स, जिसमें उनके स्पाउस, सन, डॉटर, पेरेंट्स, डॉटर इन लॉ, विडो ऑफ द प्रीडिकेस्ट सन भी आते हैं। तीसरे पार्ट में टेनेंट की डेफिनेशन से 2 लोगों को बाहर रखा गया है। पहले ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ डिक्री फॉर इविक्शन फाइल की गई है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको लाइसेंस ग्रांट किया गया है। अब इसी डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन 1 में स्टैट्यूटरी टेनेंट के बाद सक्सेशन का ऑर्डर बताया गया है, जिसे बताना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि स्टैट्यूटरी टेनेंट की डेथ होने पर उस प्रीमाइसेस पर पहली प्रेफरेंस उसके स्पाउस को मिलेगी, दूसरी प्रेफरेंस उसकी बेटे या बेटी को मिलेगी। लेकिन अगर उस टेनेंट के बेटा बेटी दोनों है तो सेकंड प्रेफरेंस में दोनों को दी जाएगी। इसके बाद थर्ड में पेरेंट्स है, और अगर उस व्यक्ति के पेरेंट्स भी नहीं है तो विडो ऑफ प्रीडिकेस्ट सन के पास पोजीशन जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि अगर लीगल सक्सेसर डिकेस्ड पर्सन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थे तो प्रीमाइसेस को उस सक्सेसर द्वारा सिर्फ 1 साल के लिए ही एक्वायर किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 3 में बताया गया है कि किसी सक्सेसर का टाइम एक्सपायर होने के बाद उन्हें सिर्फ वही व्यक्ति सक्सीड करेगा जिनका जिक्र एक्सप्लेनेशन 1 में किया गया है। ये राइट स्टैट्यूटरी टेनेंट का पर्सनल राइट है, इसलिए उनकी डेथ के बाद ये अधिकार हर किसी के पास नहीं जा सकता। टेनेंट की इस डेफिनेशन को अच्छे से समझाने के बाद हम स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल टेनेंसी के बारे में बताएंगे। तो जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है तो ऐसी टेनेंसी को कॉन्ट्रैक्चुअल टेनेंसी कहा जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए पीरियड के एक्सपायर होने के बाद किराएदार को स्टेट रेंट एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत इम्यूनिटी फ्रॉम एविक्शन मिली होती है तो ऐसे टेनेंट को स्टैट्यूटरी टेनेंट कहा जाता है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझाने के लिए हम लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। सबसे पहला लैंडमार्क जजमेंट आनंद निवास लिमिटेड वर्सेस आनंद जी कल्याण जी पेथी 1964 के केस में दिया गया था। इस केस में आनंद कल्याण जी ने मानेकलाल को अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर को 5 साल के लिए किराए पर दिया। इस टाइम के एक्सपायर होने के बाद रेस्पोंडेंट ने मानेकलाल के खिलाफ एविक्शन पिटीशन फाइल की और स्मॉल कोर्ट कोर्ट ने इस एविक्शन पिटीशन को ग्रांट कर दिया। लेकिन अपीलेंट ने रेस्पोंडेंट को ग्राउंड फ्लोर को पोजीशन लेने से रोकने के लिए स्मॉल कोर्ट कोर्ट में ही सूट फाइल कर दिया, इस आधार पर कि मानेकलाल ने टाइम एक्सपायर होने के बाद हमें यह प्रीमाइसेस सबलेट कर दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल टेनेंसी में टेनेंट के पास प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है लेकिन स्टैट्यूटरी टेनेंट के पास नहीं। इस वजह से बॉम्बे रेंट कंट्रोल एक्ट 1959 में अमेंड करके सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 को रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। इसमें स्टैट्यूटरी टेनेंट को सबलेट करने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए कोर्ट अपील डिसमिस कर देती है। दूसरा केस है जगदीश चंदेर वर्सेस किशन, ये 1973 का केस है। इस केस को राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 1950 के अंतर्गत रिजोल्व किया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल टेनेंसी के एक्सपायर होने के बाद स्टैट्यूटरी टेनेंट सिर्फ उस प्रीमाइसेस पर पर्सनल राइट एंजॉय करते हैं, जिसका मतलब है कि स्टैट्यूटरी टेनेंट की डेथ पर उनके हेयर्स ओरिजिनल टेनेंसी पर कोई इंटरेस्ट इनहेरिट नहीं करते। तीसरा केस दामादी लाल वर्सेस पारसराम 1976 है। इस केस को एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1962 के अंतर्गत रिजोल्व किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश चंदेर वर्सेस किशन 1974 को ओवररूल करते हुए कहा कि टेनेंट की एस्टेट हेरिटेबल है, चाहे टेनेंट की डेथ कॉन्ट्रैक्चुअल टेनेंसी के खत्म होने के बाद हुई हो या पहले।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि टेनेंट लैंडलॉर्ड के रिटर्न कंसेंट लेकर सबलेट कर सकते हैं। फोर्थ केस मोहनलाल वर्सेस श्री कृष्ण 1977 है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में रहने वाले टेनेंट के लीगल हेयर्स और सक्सेसर को रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत सर्टेन कंडीशंस पर प्रोटेक्शन दिया। पहली कंडीशन कि हेयर्स डिकेज्ड पर्सन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हेयर्स जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई है उनके सर्वाइविंग स्पाउस, सन या डॉटर, पेरेंट्स, विडो, डॉटर इन लॉ ऑफ अ प्रेडिकेशन होना चाहिए। तीसरा, सक्सेसर डिकेज्ड की डेथ तक उसके साथ रहना चाहिए। फोर्थ, सक्सेसर के राइट्स उनकी डेथ के बाद उनके हेयर्स पर डिवॉल्व नहीं करेंगे। आखिर में हम ज्ञान देवी वर्सेस जीवन कुमार के केस को बताएंगे। ये केस 1985 में डिसाइड किया गया था। इस केस में लैंडलॉर्ड द्वारा फाइल किए गए इविक्शन सूट की पेंडेंसी के दौरान किराएदार वास्यराम की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इस केस को कंटिन्यू वास्यराम की वाइफ ज्ञान देवी करती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए कि क्या स्टैट्यूटरी टेनेंट की डेथ के बाद कमर्शियल प्रीमाइसेस हेरिटेबल है, ये ऑब्जर्व करती है कि टेनेंट की डेफिनेशन में कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैट्यूटरी टेनेंट दोनों ही आते हैं और इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि स्टैट्यूटरी टेनेंट की डेथ के बाद उनकी वाइफ को पहली प्रेफरेंस मिलेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि स्टैट्यूटरी टेनेंट की डेथ के बाद प्रीमाइसेस को इनहेरिट किया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सेशन यूजफुल लग रहा है और ऐसे सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न 20 मार्क्स का नन पेमेंट ऑफ रेंट पर आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में केस के फैक्ट्स देकर सेक्शन 15 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत रेंट कंट्रोलर को दी गई डिस्क्रिशनरी पावर का पूछा जाता है, या फिर नॉर्मली सेक्शन 14(1)(a) के अंतर्गत इविक्शन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट्स और रेंट कंट्रोलर को इविक्शन से रिलेटेड दी गई पावर से क्वेश्चंस देखे गए हैं। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के सर्टेन प्रोविजंस को बताना जरूरी है। सेक्शन 14(1)(a) जिसमें बताया गया है कि अगर किराएदार नोटिस देने के बावजूद 2 महीने तक किराया पे नहीं करते तो रेंट कंट्रोलर किराएदार के खिलाफ फाइल की गई इविक्शन पिटीशन को ग्रांट कर सकते हैं। दूसरा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इसमें बताया गया है कि अगर किराएदार समय पर किराया पे नहीं करते तो उनके खिलाफ फैसला सुनाने से पहले उन्हें रेंट कंट्रोलर किराया चुकाने के लिए 1 महीने का समय देंगे। साथ ही हर महीने की 15 तारीख को आगे आने वाले महीने का किराया देने के लिए भी इंस्ट्रक्ट करेंगे। तीसरा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 7 इसमें बताया गया है कि अगर टेनेंट सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में दिए गए समय के अंतर्गत किराया पे करने में फेल हो जाते हैं तो रेंट कंट्रोलर के पास ये पावर है कि वो किराएदार के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं। फोर्थ प्रोविजन सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 है। इसमें बताया गया है कि अगर टेनेंट सेक्शन 15 के अंतर्गत 1 महीने में किराया पे कर देते हैं तो टेनेंट के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इसी प्रोविजन के प्रोवाइजो में बताया गया है कि टेनेंट को सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में दिया गया समय किसी प्रीमाइसेस के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक बार ही दिया जाता है। अब इन प्रोविजंस को बताने के बाद हम इससे जुड़े लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। पहला लैंडमार्क जजमेंट राम मूर्ति वर्सेस भोलानाथ 1984 के केस में दिया गया था। इस केस में मकान मालिक भोलानाथ ने 2 आधारों पर इविक्शन पिटीशन फाइल की, जिनमें से एक आधार ये भी था कि टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ रेंट कंट्रोलर ने इविक्शन पिटीशन अलाउ कर दिया क्योंकि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किराएदार दिए गए समय के अंतर्गत किराया पे नहीं कर पाते। इस जजमेंट से डिससेटिस्फाई होकर किराएदार रेंट पे करने के लिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत दिए गए 1 महीने के समय को बढ़ाने के लिए हायर कोर्ट पहुंचे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर सेक्शन 15(1) के अंदर किराएदार 1 महीने में किराया पे नहीं कर पाते तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 7 के प्रोविजंस के अनुसार रेंट कंट्रोलर किराएदार के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं, लेकिन ये पावर डिस्क्रिशनरी है। इस डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोर्ट द्वारा केस के सर्कमस्टांसेस एनालिसिस करना जरूरी है, लेकिन प्रेजेंट केस में रेंट कंट्रोलर ने केस के सर्कमस्टांसेस देखे बिना ही फैसला सुनाया, इसलिए कोर्ट इस केस को रेंट कंट्रोलर के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजती है। दूसरा केस है जगन्नाथ वर्सेस रामकिशन दास। ये 1985 का केस है। इस केस में रेस्पोंडेंट द्वारा सेक्शन 14(1)(a) के अंतर्गत
फाइल की गई इविक्शन पिटीशन में रेंट कंट्रोलर द्वारा दी गए समय के अंदर अपीलेंट रेंट पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मकान मालिक इस पिटीशन के डिस्पोज होने से पहले ही अपने इविक्शन पिटीशन को विड्रॉ करके कुछ समय बाद इसी ग्राउंड पर इविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि टेनेंट को किराया चुकाने के लिए 1 महीने का समय सिर्फ एक बार ही दिया जाता है, दूसरी बार नहीं। लेकिन प्रेजेंट केस में अब जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसे ही फर्स्ट एप्लीकेशन माना जाएगा, क्योंकि पहले एप्लीकेशन मकान मालिक ने विड्रॉ कर ली थी। इसलिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस के अनुसार टेनेंट को वापस 1 महीने का समय दिया जाएगा। इसलिए कोर्ट इस केस में अपील अलाउ कर देती है। तीसरा केस और इस प्रोविजन से रिलेटेड आखिरी केस है कमला देवी वर्सेस वासुदेव। ये 1995 का केस है। इस केस में कमला देवी द्वारा सेक्शन 14(1)(a) के अंतर्गत रेस्पोंडेंट के खिलाफ फाइल की गई इविक्शन पिटीशन में रेंट कंट्रोलर सेक्शन 15 सबसेक्शन 7 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए किराएदार के खिलाफ फैसला सुना देते हैं, क्योंकि किराएदार दिए गए समय में किराया पे नहीं कर पाते। इस जजमेंट को रेंट कंट्रोलर ट्राइब्यूनल के कहने पर रिकंसिडर करते हुए किराएदार के फेवर में जजमेंट सुना देते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 7 रेंट कंट्रोलर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है, जिसका मतलब है कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत दिए गए 1 महीने के अंदर किराएदार किराया नहीं चुका पाते तो रेंट कंट्रोलर अपने डिस्क्रिशन पर उनके खिलाफ जजमेंट सुना सकते हैं। तो वहीं उनको माफ करते हुए ड्यू रेंट को चुकाने के लिए दिया गया टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस डिस्क्रिशनरी पावर का यूज केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही करना चाहिए। इसलिए प्रेजेंट केस में केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए रेंट कंट्रोलर किराएदार यानी रेस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट सुना देते हैं। इसी के साथ हमारे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब हम मिलेंगे पार्ट बी में 3 मोर क्वेश्चंस के साथ, जिनमें एक क्वेश्चन सेफ जोन क्वेश्चन भी रहेगा। थैंक यू।